नमस्कार, हिमाचल दस्तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मस्तराम डलैल। पेश करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। 19 जनवरी सोमवार को बुलाई गई हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक के लिए विभिन्न विभागों से कैबिनेट के एजेंडे आने शुरू हो गए हैं। इसमें पंचायत चुनावों की तारीखों पर सबसे बड़ा एजेंडा कैबिनेट की बैठक के लिए भेजा गया है। दरअसल हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने 30 अप्रैल से पहले चुनाव करवाने के आदेश पारित किए। वहीं निर्वाचन आयोग ने भी 20 जनवरी को तमाम अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक पंचायत चुनावों पर बुलाई है। इस बैठक से एक दिन पहले हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल में पंचायत चुनावों को लेकर बड़ा निर्णय हो सकता है। वहीं धर्मशाला के पास प्रस्तावित जिप लाइन व तारा देवी शिमला रोपवे का प्रस्ताव प्रदेश कैबिनेट की बैठक के लिए स्वीकृति के लिए लाया जाएगा। मेडिकल कॉलेज में हिमाचल प्रदेश के मेडिकल कॉलेज को लेकर भी एक महत्वपूर्ण एजेंडा आएगा, जिसमें नियुक्ति होने वाले सीनियर रेजिडेंट चिकित्सकों के संबंध में नीति का प्रस्ताव कैबिनेट की मंजूरी के लिए लाए जाने की पूरी संभावना है। हिमाचल प्रदेश में पर्यटन गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए कैबिनेट में प्रेजेंटेशन दी जाएगी। मंत्रिमंडल की बैठक में वित्त विभाग की ओर से प्रदेश की मौजूदा वित्तीय स्थिति को लेकर भी एक विस्तार से प्रस्तुति वित्त विभाग देगा। हिमाचल प्रदेश में चिट्टे के खिलाफ सरकार द्वारा चलाई जा रही जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अब इसका असर हिमाचल प्रदेश में प्रस्तावित पंचायत राज के चुनावों पर देखने को मिलेगा। चिट्टे की गतिविधियों में शामिल होने वाले लोगों पर चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लग जाएगा। ये बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय सरकार अंदर खाते कर चुकी है और इसका खुलासा आज बाकायदा पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने किया। शिमला में बुलाई गई प्रेस वार्ता के दौरान पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह राणा ने कहा कि चिट्टे की गतिविधियों में संलिप्त लोग पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। ऐसे लोगों के खिलाफ चुनाव लड़ने पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, पाबंदी लगा दी जाएगी। उन्होंने कहा इसे लेकर राज्य सरकार जल्द नोटिफिकेशन जारी करने वाली है और 19 तारीख को बुलाई गई कैबिनेट की बैठक में इस पर बाकायदा एक प्रस्ताव भी लाया जाएगा। इसके बाद एक्ट में संशोधन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस फैसले को इसी पंचायत चुनावों में लागू किया जाएगा। यानी जो हिमाचल प्रदेश में हाई कोर्ट ने कहा है 30 अप्रैल से पहले पंचायत चुनाव होने हैं, उन्हीं चुनावों में ये आदेश पारित किया जाएगा, इंप्लीमेंट किया जाएगा कि जिस व्यक्ति के खिलाफ कोई चिट्टे का एलिगेशन लगा है, उसकी कोई इन्वॉल्वमेंट पाई गई है, ऐसा व्यक्ति हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएगा। चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। मंत्री ने कहा कि सरकार के रुख से साफ है कि अब चिट्टा तस्करों से निपटने की तैयारी पूरी हमने कर ली है। इसके साथ ही चिट्टे की गतिविधियों में शामिल सरकारी कर्मचारियों की सारी जानकारी और रिकॉर्ड सरकार के पास पहुंच गया है, उन पर भी कड़ी कार्रवाई हम कर रहे हैं। मंत्री ने कहा कि कोर्ट में तो अलग से केस चलेगा, लेकिन सरकारी नौकरी से सरकार उसे केस से पहले बर्खास्त कर देगी। चिट्टे से अर्जित की गई संपत्तियों को भी सरकार ने कब्जे में ले लिया है और मंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों पर इन पर बड़ा एक्शन होगा और इनकी संपत्तियों पर सरकार बुलडोजर चलाने पर भी परहेज नहीं करेगी। ऐसे लोगों को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगी। मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि 21 व 22 जनवरी को पंचायतों में एंटी चिट्टा ग्राम सभाएं आयोजित की जाएंगी। इसके लिए बाकायदा सरकार ने इंटीमेशन जारी कर दी है। हिमाचल प्रदेश में इन दिनों एक नया विवाद छिड़ गया और यही विवाद है उत्तर प्रदेश और बिहार के आईएएस और आईपीएस अफसरों को लेकर। इसे लेकर पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह के बयान के बाद अब पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने मोर्चा खोल दिया है और ये मोर्चा अपने ही मंत्री के खिलाफ खोला है। जाहिर तौर पर पहले बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने विक्रमादित्य सिंह के खिलाफत की और अब आज पंचायती राज मंत्री ने बड़े स्तर पर अनिरुद्ध सिंह ने बड़े स्तर पर विक्रमादित्य सिंह के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कहा कि विक्रमादित्य सिंह का बयान पूरी तरह से दुर्भाग्यपूर्ण है। अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि अधिकारियों से काम करवाना आना चाहिए। उन्होंने युवा मंत्री विक्रमादित्य सिंह को नसीहत देते हुए कहा कि आप में टैलेंट होना चाहिए कि मंत्रियों को में ये अधिकारियों से काम लेने की कला होनी चाहिए। अनिरुद्ध सिंह ने यह भी कहा कि कोई भी अधिकारी अगर जायज काम हो, लीगल काम हो तो उसे काम करने से इनकार नहीं करते। इस तरह अधिकारियों के खिलाफ बयान देने से अधिकारियों का मनोबल टूटता है। अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि प्रदेश में ज़्यादातर अधिकारी बाहरी राज्यों से ही है और उन्हें ऐसा नहीं लगता कि कोई अधिकारी किसी तरह से
हिमाचल प्रदेश के लोगों को परेशान कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में कोई भी अधिकारी लीगल काम को नहीं रोकता है, ना टोकता है, ना काम करने से आनाकानी करता है। अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि अधिकारी सरकार के स्तंभ के तौर पर काम कर रहे हैं, वह किस राज्य से संबंध रखते हैं ये कोई मायने नहीं रखता। इससे पहले पिछले कल राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने भी विक्रमादित्य सिंह के बयान को पूरी तरह से असहमति जताते हुए उसे गलत करार दिया था। बागवानी मंत्री ने कहा था कि बाहर के राज्य से आए कई अधिकारी हिमाचल प्रदेश में बेहतरीन काम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि गुण दोष हर जगह देखने को मिलते हैं, चाहे यहाँ के हो वहाँ के हो। उन्होंने ये भी कहा कि जनरल स्टेटमेंट देने की बजाय ये स्पष्ट होना चाहिए कि आखिर किस अधिकारी से क्या समस्या है। उनका कहना था कि ऐसे बयानों से वे अधिकारी भी हतोत्साहित होते हैं जो ईमानदारी से हिमाचल प्रदेश में सेवाएं दे रहे हैं। पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह के पोस्ट और उसके बाद कैबिनेट मंत्रियों की प्रतिक्रिया से सियासी पारा हिमाचल प्रदेश में पूरी तरह से हिचकोले ले रहा है। इससे पहले उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री से भी यह सवाल पूछा गया था। हालांकि उन्होंने लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह के बयान से पूरी तरह से पल्ला झाड़ते हुए उन्होंने साफ कहा था कि किस संदर्भ में बयान दिया गया, क्या बयान दिया गया, ये मुझे ठीक से जानकारी नहीं। पिछले कल विक्रमादित्य सिंह के सोशल मीडिया पर दिए गए पोस्ट पर पूछे गए सवाल पर उप मुख्यमंत्री ने कहा था कि बात किस संदर्भ में की गई है ये पहले जाहिर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कई बार बयान सुनने या पढ़ने के बाद उसका सही अर्थ स्पष्ट होता है। वहीं विपक्ष भी इस मामले को पूरी तरह से तूल दे रहा है। विक्रमादित्य सिंह द्वारा अधिकारियों को लेकर दिए गए बयानों पर विपक्ष ने सरकार पर जबरदस्त निशाना साधा है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बीती शाम मीडिया से बातचीत में सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि प्रदेश में अव्यवस्थाओं का माहौल है और सरकार अधिकारी चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि नेता दुखी होकर ऐसे बयान देने पर मजबूर हो रहे हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार में पूरी तरह से अंतर्विरोध की स्थिति बनी हुई है, जहां एक मंत्री आईएएस अधिकारियों को नसीहत देता है तो दूसरा अधिकारी स्विमिंग स्टेटमेंट बताकर सार्वजनिक रूप से काट देता है, जो स्पष्ट करता है कि कांग्रेस के नेता एक दूसरे को नीचा दिखाने और निपटने की राजनीति में पूरी तरह से व्यस्त हैं। अलबत्ता अब चर्चा ये है कि आखिर युवा मंत्री विक्रमादित्य सिंह के निशाने पर यूपी बिहार के कौन अफसर हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में इस समय करीब 8 आईएएस अधिकारी हिमाचल प्रदेश में सेवाएं दे रहे हैं, जिनका ताल्लुक बिहार और उत्तर प्रदेश से, जिनमें अधिकतर अधिकारी उत्तर प्रदेश से हैं। और आईपीएस अफसरों की बात की जाए तो डीजीपी के अलावा गिने चुने अधिकारी हिमाचल प्रदेश में आईपीएस हैं जो कि प्रदेश में सेवाएं दे रहे हैं। यूपी की बात की जाए तो यूपी से करीब 7 अधिकारी हिमाचल प्रदेश में हैं, जिनमें रिटायर्ड हो चुके मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार राम सुभाग सिंह जो कि सरकारी सिस्टम में है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस, अर्बन टूरिज्म और पीडब्ल्यूडी देवेश कुमार हैं जो कि उत्तर प्रदेश से हैं, बिजली बोर्ड के चेयरमैन प्रबोध सक्सेना उत्तर प्रदेश से, हालांकि ये भी रिटायर हो चुके हैं। रिटायरमेंट के तुरंत बाद इन्हें सरकार ने बिजली बोर्ड का दायित्व दिया है। डायरेक्टर एनर्जी राकेश कुमार प्रजापति हैं जो कि डीसी कांगड़ा रह चुके हैं। एचपीएमसी के एमडी अरिंदम चौधरी हैं। डीसी बिलासपुर राहुल कुमार हैं। एडीसी डॉक्टर निधि पटेल, ये तमाम अधिकारी उत्तर प्रदेश से आते हैं, जबकि एडीसी ओमकांत ठाकुर बिहार से आते हैं। अब इन तमाम अधिकारियों का देखा जाए तो राम सुभाग सिंह एक बेटर पोजीशन में है, या कहा जाए तो देवेश कुमार जिनके पास इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, जिनके पास यूडी है, पीडब्ल्यूडी है जो कि विक्रमादित्य सिंह से संबंधित विभाग है। लेकिन आमतौर पर माना जाता है कि विक्रमादित्य सिंह ने जो स्टेटमेंट दी है वो ऐसे स्टेटमेंट नहीं दी है, इसके पीछे कोई ठोस वजह होगी, क्योंकि देवेश कुमार का देखा जाए नॉन कंट्रोवर्शियल अधिकारी है, परफॉर्मर अधिकारी है। आमतौर पर माना जाता है कि संतुलन बनाना जानते हैं, मुख्यमंत्री या तमाम व्यवस्थाओं का पूरी तरह से बैलेंस बनाते हैं और लंबे समय से यूडी डिपार्टमेंट उनके पास है। ऐसे में देवेश कुमार से किसी तरह की परेशानी हो ये नहीं लगता। इसके बाद अगर राकेश कुमार प्रजापति की बात की जाए, अरिंदम चौधरी की बात की जाए, डायनेमिक ऑफिसर हैं, दोनों बेहतरीन अधिकारी हैं और आमतौर पर माना जाता नॉन कंट्रोवर्शियल अधिकारी हैं। जनता में इमेज बेहतरीन है, अच्छी छवि है। इसके अलावा जो दूसरे अधिकारी हैं काफ़ी जूनियर अधिकारी हैं। ऐसे में विक्रमादित्य सिंह का बयान देना स्वाभाविक रूप से कोई ना कोई वजह माना जा रहा है, लेकिन इन तमाम अधिकारियों का आंकलन करें तो संभावना कम दिखती है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि कोई आईपीएस अधिकारी संभवतः हो सकता है जिससे नाराजगी हुई हो, क्योंकि ये बड़ा मामला इसलिए हो गया कि विक्रमादित्य की स्टेटमेंट आई, उसके बाद उनके खिलाफ बागवानी मंत्री ने कह दिया, उसके बाद
उनके विरुद्ध अनिरुद्ध सिंह ने मोर्चा खोल दिया। अब बड़ी बात यह है कि सचिवालय के गलियारों से लेकर प्रदेश की सियासत में यह चर्चा हो रही है, आखिर ये अधिकारी है कौन? क्योंकि जिन अधिकारियों को आमतौर पर आम जनता जानती है, उन्हें जनता अपने स्तर पर भी क्लीन चिट दे रही है कि ये अधिकारी नहीं हो सकता, ये अधिकारी नहीं हो सकता। ऐसे में अब सुई पुलिस अधिकारियों की तरफ भी जा रही है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में तमाम आईपीएस अधिकारियों की जाए तो गिने चुने हिमाचल प्रदेश में आईपीएस अधिकारी हैं जो कि उत्तर प्रदेश और बिहार से हैं। लेकिन अब ये तमाम अधिकारी जो निष्ठावान अधिकारी हैं, ईमानदार है, पूरी डेडिकेशन से प्रदेश में सेवाएं दे रही हैं, स्वाभाविक तौर से इनका मनोबल जरूर टूटा है। लेकिन साथ में विक्रमादित्य सिंह ने एक चीज और स्पष्ट की कि वक्त आने पर जरूरत पड़ी तो उन अधिकारियों के नाम का भी खुलासा किया जाएगा। यानी कि विक्रमादित्य सिंह ने एक तरह से यह प्रयास किया कि जो अधिकारी पूरी तरह से तालमेल बनाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, जो बात नहीं मान रहे हैं, जो सरकार की बात नहीं मान रहे हैं, वो स्वाभाविक रूप से सुधर जाए, अन्यथा उनके नाम का भी खुलासा कर दिया जाएगा। बहरहाल ये एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। विपक्ष भी अभी से तूल देने का प्रयास कर रहा है और जबरदस्त सोशल मीडिया पर इन बयानों की होड़ शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज स्वास्थ्य सुरक्षा एवं विनियम विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में स्टेट न्यूट्रिशन पॉलिसी बनाएगी। इस पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य बच्चों, किशोरियों, गर्भवती एवं धात्री माताओं सहित सभी संवेदनशील वर्गों को संतुलित एवं पौष्टिक आहार उपलब्ध करवाना हिमाचल प्रदेश की एक कमिटमेंट है, जिसके लिए हम आगे कदम उठाएंगे। इस बैठक के तुरंत बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू करीब 2 बजे के आसपास दिल्ली के लिए रवाना हो गए। मुख्यमंत्री का 3 दिवसीय दिल्ली का दौरा है। मुख्यमंत्री 17 तारीख को वापस आ सकते हैं, क्योंकि 15 और 16 को उनकी दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठकें हैं। माना जा रहा है कि ये बैठकें प्रदेश की वित्तीय स्थिति को लेकर हैं, जिस प्रकार से डिफरेंट डिपार्टमेंट की कई ऐसी केंद्रीय योजनाओं का पैसा दिल्ली में फंसा, उसे लेकर मुख्यमंत्री तमाम केंद्रीय मंत्रियों के साथ चर्चा कर सकते हैं, जिनके साथ शेड्यूल्ड उनकी मीटिंग है। क्योंकि मुख्यमंत्री इस बैठक के लिए अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी राकेश कंवर, अपने प्राइवेट प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजीव कुमार, इसके अलावा राम सुभग सिंह, देवेश कुमार, तमाम उन अधिकारियों को लेके गए हैं जिनकी सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका है, उन्हें भी मुख्यमंत्री अपने साथ लेकर गए हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री संगठन के मामलों पर चर्चा कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में बोर्ड कॉर्पोरेशन के चेयरमैन बनने हैं, हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा का चुनाव होना, उस राज्यसभा के चुनाव को लेकर केंद्रीय हाईकमान से रूपरेखा तय कर सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में इस बार किसे राज्यसभा का कैंडिडेट बनाया जाए। क्योंकि पिछली बार जिस प्रकार से जो बड़े स्तर पर एक लोटस ऑपरेशन का प्रयास हुआ था, हालांकि वो विफल रहा था, सरकार नहीं चाहेगी कि इस बार उस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हो, इसलिए किसे कैंडिडेट बनाया जाएगा। हिमाचल चाहता है कि दिल्ली हिमाचल की बात को भी सुने, क्योंकि पिछली बार दिल्ली से कैंडिडेट दिया गया था, खमियाजा भुगतना पड़ा। यहाँ पर कांग्रेस को औंधे मुंह की खानी पड़ी और भारतीय जनता पार्टी के जो सदस्य थे, जो वहां पर कैंडिडेट थे, वो निर्वाचित हुए थे। हर्ष महाजन निर्वाचित हुए थे। इसके बाद आज जो मुख्यमंत्री का से दिल्ली प्रवास है, आज कल और परसों 3 दिन का, ये एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर, सरकारी बैठकों के तौर पर और संगठनात्मक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2023 में आई प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान की भरपाई के लिए स्वीकृत पीडीएनए पैकेज की दूसरी किस्त के रूप में हिमाचल प्रदेश को 600 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। इससे राज्य में चल रहे पुनर्निर्माण और पुनर्बहाली कार्यों को गति मिलने की संभावना है। हालांकि इस राशि के उपयोग में राज्य सरकार को भी अपना अंशदान स्वयं वहन करना पड़ेगा। ये कड़ी शर्त इस बार केंद्र सरकार ने लगा दी है। केंद्र सरकार ने 2023 की आपदा के बाद राज्य में हुए व्यापक नुकसान का आंकलन कर कुल 2000 करोड़ रुपए की सहायता राशि मंजूर की थी। इसमें 75% केंद्र सरकार जारी करेगी और शेष 25% हिमाचल प्रदेश की सरकार को वहन करना होगा। इससे पहले पहली किस्त के रूप में राज्य को 450 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। दूसरी किस्त जारी होने के बाद अब केंद्र सरकार कुल स्वीकृत राशि का लगभग 70% हिस्सा जारी कर चुकी है।
हिमाचल प्रदेश में अनुबंध कर्मचारियों ने साल में 2 बार रेगुलर होने को लेकर एक बार फिर अपनी मांग प्रमुखता से उठाई है। इसे लेकर प्रदेश के कई कर्मचारी संगठन भी हिमाचल प्रदेश के अनुबंध कर्मचारियों के समर्थन में उतर आए हैं, क्योंकि सभी संगठनों का कहना है कि पहले की तरह हिमाचल प्रदेश में कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विसेज के कर्मचारियों को मार्च और सितंबर महीने में 2 बार रेगुलर किया जाए, ताकि कम से कम 2 साल की जो राज्य सरकार की अनुबंध के आधार पर नियमित करने की पॉलिसी है वो धरातल पर लागू हो सके। क्योंकि अधिकांश ऐसे अनुबंध कर्मचारी हैं जिनकी डेडलाइन या जिनकी पूरी जो कार्यकाल है, अगर वो उनका तय समय पर पूरा नहीं होता तो कई मामलों में कई कर्मचारियों को 3 साल का सर्किल पूरा करना पड़ रहा है। लिहाजा इस अन्याय को पूरी तरह से जस्टिस में वापस लाने के लिए तमाम कर्मचारी संगठन भी अब अनुबंध कर्मचारियों का पक्ष लेकर उनके समर्थन में डिमांड कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार अनुबंध कर्मचारियों को साल में पहले की तरह मार्च और सितंबर में 2 बार रेगुलर करे। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुकेश अग्निहोत्री ने आज एचआरटीसी के बेड़े में शामिल होने जा रही नई 297 इलेक्ट्रिक बसों के हिमाचल प्रदेश में आने से पहले ट्रायल के लिए आई एक इलेक्ट्रिक बस प्रोटोटाइप का निरीक्षण किया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने इलेक्ट्रिक बस प्रोटोटाइप के अंदर कुछ बदलाव करने के दिशा निर्देश कंपनी के प्रतिनिधियों को जारी किए। प्रदेश सरकार ने जेलों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदियों की समय पूर्व रिहाई को लेकर संशोधित नीति और दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। खास बात यह है कि दुष्कर्म और हत्या के मामलों में सजा अब किसी भी तरह से माफ नहीं होगी। नई नीति के तहत कैदियों की रिहाई को पारदर्शी और नियमित प्रक्रिया से जोड़ने पर जोर दिया गया है। सामान्य श्रेणी के कैदियों को कम से कम 14 वर्ष की वास्तविक कैद पूरी करनी होगी, जबकि कुल सजा छूट सहित 20 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। हत्या के साथ बलात्कार, डकैती या आतंकी गतिविधियां जैसे अपराधों में दोषियों को कम से कम 20 वर्ष की वास्तविक कैद और छूट सहित 25 वर्ष की सजा पूरी करना मैंडेटरी कर दी गई है। महिला कैदियों के लिए जो धारा 475 बीएनएस के दायरे में नहीं आती थी, 7 वर्ष की वास्तविक कैद और छूट सहित 10 वर्ष की सजा के बाद पात्रता तय की गई है। रिहाई के समय कैदी को 10,000 रुपये का निजी मुचलका और 2 जमानतदार देने होंगे। साथ ही रिहाई के बाद 1 वर्ष तक संबंधित पुलिस थाना में नियमित अपनी अटेंडेंस दर्ज करवानी होगी। बिना अनुमति जिला छोड़ने की भी इन रिहा किए गए कैदियों को अनुमति नहीं होगी। ये कड़ी शर्तें इसलिए लगा दी है ताकि सजा काटने से पहले की गई रिहाई के बाद कोई सजा याफ्ता या कोई कैदी बाहर जाकर किसी तरह का अशांति का माहौल ना बनाए। हिमाचल प्रदेश में आज मकर संक्रांति का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया। मंडी जिला के तत्तापानी में सुबह से हजारों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। अभी भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान के लिए वहां पर मौजूद है और साथ साथ तुला दान भी करवा रहे हैं। वहीं प्रदेश के कई अन्य धार्मिक स्थानों में भी आज आस्था की डुबकी लगाई गई। एक जमीन विवाद में एक परिवार को खून खराबे तक पहुंचा दिया। एक युवक ने पीट पीट कर अपने ताया की हत्या कर दी थी। पुलिस की जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि जिस जमीन को लेकर अपने सगे ताया के साथ परिवार के बीच विवाद चल रहा था और सगे ताया की हत्या कर दी गई थी, असल में वो जमीन ना एक भाई की थी, ना दूसरे की थी, ना भतीजे की थी, ना ताऊ की थी। असल में वह जमीन फॉरेस्ट लैंड थी। घटना जिला सिरमौर के ग्रामीण क्षेत्र खारा गांव की है, जहां एक परिवार के बीच जमीन को लेकर तनातनी थी। विवाद बढ़ते बढ़ते हिंसा में बदल गया और भतीजे ने लाठी से अपने ही ताऊ के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया और जिससे ताऊ की जान ले ली। घटना में आरोपी की पत्नी भी शामिल थी। अदालत में दायर चार्जशीट के जांच के रिपोर्ट में सामने आया कि विवादित जमीन सरकारी रिकॉर्ड में फॉरेस्ट लैंड दर्ज है। ये मामला माजरा थाना क्षेत्र में पंजीकृत है। दरअसल ये मामला 22 जनवरी 2025 का है, जो कि सिरमौर जिला में रजिस्टर्ड है। सोलन जिला के अर्की बाजार अग्निकांड में लापता सभी लोगों का 3 दिन बाद भी कोई सुराग नहीं लग पाया है। इसकी तलाश में सर्च ऑपरेशन अब भी लगातार जारी है। एसडीएम अर्की निशांत तोमर ने बताया कि सभी लोगों के मिलने तक सर्च ऑपरेशन जारी रहेगा। घटनास्थल से आज मलबा उठाकर चौगान मैदान में डाला जा रहा है। यहां पर मलबे में दोबारा लापता लोगों की तलाश की जा रही है। लापता 9 लोगों में अब तक एक बच्चे का सिर्फ शव बरामद हुआ, जबकि 7 बॉडी पार्ट वहां से बरामद हुए हैं। लेकिन क्षत विक्षत हालत में होने से प्रशासन ये स्पष्ट नहीं कर पा रहा है कि ये बॉडी पार्ट कितने लोगों के हैं, किसके हैं। लिहाजा अब इन्हें डीएनए जांच के लिए एसएफएल लैब में भेजा जाएगा।
मौसम की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में 16 जनवरी से पश्चिम विक्षोभ एक बार फिर एक्टिव हो जाएगा। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 16 से 20 जनवरी तक हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश और बर्फबारी होने का अनुमान है। केंद्र ने इस दौरान किन्नौर, लाहौल स्पीति, चंबा के साथ कुल्लू, कांगड़ा व मंडी के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश बर्फबारी होने की संभावना जताई है, जबकि राज्य के शेष जिलों में लोगों को बारिश बर्फबारी के लिए फिलहाल इंतजार करना पड़ सकता है। प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लगातार जुड़े रहें हमारे साथ, देखते और पढ़ते रहें हिमाचल दस्तक।